क्या आता है, जीन के अंदर डाइवर्सिटी आती है, कैसे, म्यूटेशन की वजह। सबसे पहले जीन डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन होने की वजह से फिर जीन के अंदर म्यूटेशंस आती हैं, और उस म्यूटेशन आने की वजह से आपको नई नई वैरायटीज मिलती हैं, नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं। जिस तरह हमारी ह्यूमन के अंदर भी बड़ी डाइवर्सिटी है, वो वजह क्या है, दो मेन काम क्या है, म्यूटेशन, डीएनए की म्यूटेशन आने की वजह से जीन के अंदर तब्दीली आती है, और उस तब्दीली की वजह से नए के नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं प्लांट के अंदर या ह्यूमन के अंदर या। ठीक है, अब आप लोगों ने काम यही करना है कि एक, अच्छा एक और मैं आपको टर्म बताना चाह रहा हूँ, पैरालॉग्स और होमोलॉग्स क्या होते हैं। ऑर्थोलॉग्स क्या सर? और पैरालॉग्स ये क्या होते हैं? समझ नहीं आई सर। ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स क्या होते हैं? अच्छा, ऑर्थोडॉक्स और पैरालॉग्स। फर्ज किया, आपको पता है कि हम सारे ये जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ये बिलीव करते हैं कि तमाम जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म है, दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। जी सर। बैक्टीरिया, कॉमन इंसेस्टर, इनका कोई बैक्टीरिया था, जो भी था। उसके बाद उसके अंदर उसी नई जनरेशन के अंदर कुछ फिर वो बन गए, कुछ एनिमल बन गए, प्लांट बन गए, फिर जी सर, लोअर प्लांट्स बन गए, फिर हायर प्लांट्स बन गए, फिर कुछ जिम्नोस्पर्म बन गए, फिर एंजियोस्पर्म बने, फिर एंजियोस्पर्म में कुछ मोनोकॉट बन गए, कुछ डाइकॉट बन गए, फिर उस डाइकॉट के अंदर कुछ जो है अभी उसके अंदर फ्लावर्स हैं वो मोनोइशियस बन गए, डाइओशियस बन गए। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी आ गई। ये किस, लेकिन अगर हम देखे जाए तो इन तमाम के जो कॉमन इंसेस्टर्स हैं वो एक ही है। ठीक है, सारे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एवोल्यूशन कैसे हो रही है, हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है, और उसकी वजह से हम हॉर्टिकल्चरल प्लांट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारी स्टोरी। ठीक, अच्छा इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को कैसे स्टडी कर सकते हैं? हमें इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे को स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे? जिस तरह अक्सर ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर एथाइलिन प्रोडक्शन कम होती है आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो वह ऐसा क्यों है? ठीक है, वो हमने डेफिनेशन तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन अब हमने ये क्या करेंगे कि बायोसिंथेसिस, इथाइलिन की जो बायोसिंथेसिस, इनके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व है, उनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है और वो क्यों है, थोड़ी सी इस तरह की बात मैंने आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं ना आप लोगों को पहले मैं बात कर रहा था ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स की। जी। अच्छा जो होते हैं ना पैरालॉग्स, फर्ज किया एक जीन है, उसकी कॉपी और वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया। जी सर, इसे कहते हैं पैरालॉग। भी एक ही जीन की कॉपी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और बन जाना और वो किसी डिफरेंट ठीक है, चला जाना, इसे हम क्या कहते हैं? पैरालॉग। पैरालॉग। अगर एक जीन है, एक टोमेटो और चिल्ली दोनों सोलिनेशियस क्रॉप है, इन दोनों का कोई था, उसके अंदर कोई जीन था, एक फर्ज किया एक्टन जीन था, उसकी एक कॉपी चली गई चिल्ली के अंदर और एक कॉपी जब जा रहा है उसे दो ऑर्गेनिज्म बने, एक चिली बन गई एक टोमेटो बन गया। अब वो जीन जो है, उस जीन की एक कॉपी टोमेटो के अंदर चली गई, उस जीन की एक कॉपी चिली के अंदर चली गई। तो ऐसे सर ये दोबारा से बताइएगा एक बार। भी हमारे दो जीन, एक जीन है उसे उसके अंदर भी उसे जो नई ऑर्गेनिज्म बने उनमें से एक म्यूटेशन आई तो वो टोमेटो बन गया, उसके जो बच्चे थे, और उसमें से एक ऑर्गेनिज्म के तब्दीली आई तो वो चिली बन गई। जी सर, मिर्च बन गई। अच्छा अब जीन जो था, एक जीन है फर्ज किया एक्टन, वो दोनों तरफ चला गया, कॉपी टोमेटो में चली गई, एक कॉपी चिली में चली गई। चिली में चले, ठीक है, अब इस सूरत में हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑर्थोलॉग्स। इसे क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉग्स में क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स होंगे। क्या होंगे? ऑर्थोलॉग्स। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉपी हो के
एक क्रोमोसोम से 5वें क्रोमोसोम पे भी जीन चला गया, उसे हम कहेंगे पैरालॉग्स, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, पर ये एक जीन टोमेटो के अंदर भी है और चिली के अंदर भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉग। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही जीन की कॉपी का विद इन वन ऑर्गेनिज्म अपनी क्रोमोसोम्स की पोजीशन के अंदर चेंजिंग के ऊपर जाना, इसको कह सकते हैं हम पैरालॉग कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कोई दो और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मीन जिसमें हम एक स्पीशी भी ले सकते हैं और एक कोई दो डिफरेंट स्पीशीज भी ले सकते हैं। और किसी एक सिमिलर कॉपी का दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूव करना, ये कहलाती है हमारे पास ऑर्थोलॉग्स। लेकिन ये दोनों जो है ना, इसको हम होमोलॉग्स भी कहते हैं। ऑर्थोलॉग्स जो है वो भी होमोलॉग्स हैं दोनों। जी सर। जो पैरालॉग्स हैं वो भी होमोलॉग्स हैं, वो आपस में। जी सर। ठीक है जी सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर, टोमेटो के अंदर कितने पैरालॉग्स हैं। मतलब कि एसीएस जीन है ना, जो एसीएस जीन है, क्या वो एक ही है पौधे के अंदर, टोमेटो के अंदर, या उसके पैरालॉग्स कितने हैं? समझ आ गई? अच्छा, क्या रूट, शूट, लीफ, मेरिस्टेम, फ्रूट, प्री फ्रूट, मैच्योर फ्रूट, फिर रैपनिंग का फ्रूट, क्या नॉर्मली इथाइलिन का काम क्या होता है? ये मुझे थोड़ा सा बता दें आप लोग। सर राइपनिंग करवाना। इसके अलावा सर उसका शूट डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है। अच्छा, एक तो शूट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और तीसरा काम ये है कि मेन काम इसका जो है, अगर हम कहें एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का काम क्या है, कि पौधे को स्ट्रेस से बचाना। जी सर। राइट। पौधे को स्ट्रेस से बचाती है, बचाना, ये काम है इसका। भी पौधे के अंदर जब भी कोई स्ट्रेस आता है ना, तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। इथाइलिन जी सर। ग्रोथ रिटार्डेंट कहा जाता है इसको। एक्चुअली ये रिटार्ड करती है, लेकिन मैं इसको ग्रोथ रिटार्डेंट नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि उन तमाम मैकेनिज्म को ड्यूरिंग स्ट्रेस जो स्टॉप कर देती है, जिससे खतरा हो कि पौधा स्ट्रेस के दौरान मर जाएगा। जी सर। मेरी टर्म का समझ आई आपको कि इथाइलिन क्या करती है? सर, कि उन तमाम पाथवेज को ब्लॉक कर देती है। उसकी वजह से प्लांट के अंदर नो डाउट रिटार्ड होती है ग्रोथ, लेकिन हम इसको हम ग्रोथ, मेरे लिहाज से जो टर्म आनी चाहिए ना, इसको ग्रोथ रिटार्डेंट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए ग्रोथ ऑप्टिमाइजर। ठीक है सर। राइट, समझ आ गई? ये पौधे के लिए नुकसान नहीं है। नुकसान होता है पौधे का, एक्चुअली नुकसानदेह नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं कैसे बताऊं आपको? कैसे भी घर में आपका यूपीएस लगा हुआ है, जी सर, बिजली चली जाती है और 4 पंखे चलते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको सेंस नहीं, वो उसको सेंस नहीं हुई कि बिजली चली गई है और 4 के 4 पंखे चलते रहे, तो 1 घंटे में आपकी बैटरी सत्यानाश हो जाएगी, ठीक है। आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, आपके पास सोर्स ऑफ लाइट जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर घर में कोई ऐसा बंदा हो जिसको पता हो यार लाइट चली गई है, 3 पंखे बंद करके 1 पंखे के नीचे लोग रहे और ज्यादा अरसे के लिए हम जो है ना लाइट, जो जब बैटरी की लाइफ है या उसके अंदर जो करंट यूटिलाइज कर सकते हैं। यही काम, ठीक है, घर के अंदर किसी जगह अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो आपकी बिजली की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इथाइलिन का काम यही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ये है, क्या इथाइलिन रूट, शूट, फ्लावर, स्टेम, मेरिस्टेम, पैलिसेड सेल्स, जाइलम, फ्लोएम, जहां भी ये प्रोड्यूस होती है, कि हर जगह एक ही तरीके से प्रोड्यूस होती है, हर जगह एक ही एंजाइम एक्ट होता है, या हर जगह डिफरेंट एंजाइम
उसी एंजाइम के कोई डिफरेंट पैरालॉग्स एक्टिवेट होते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है क्या? हर सर आ रही है। मेरी इस बात की समझ आई है मोहसन, यूनुस? सबको? अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो फौरन मुझे बता दिया करें। क्या उसके कोई डिफरेंट पैरालॉग्स हैं? जब शूट के जो ACS1 है, फर्ज किया एक्सप्रेस होता है तो थाइमिन बनती है, शूट के अंदर ACS2 हो सकता है उसका पैरालॉग, रूट्स के जो राइपनिंग के अंदर ACS3 पैदा हो सकता है। जी सर। या डिफरेंट है या एक ही है? सर डिफरेंट होंगे। ये हमने मालूम करने हैं, ठीक है। और तीसरी बात, क्या हमें इथाइलिन जब प्लांट की ग्रोथ हो रही हो तो हमें जरूरत है उसकी, पौधे प्रोड्यूस हो, लेकिन नॉर्मली हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम ये होता है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इथाइलिन की प्रोडक्शन उस वक्त ना हो जब राइपनिंग की स्टेज हो, ताकि हम शेल्फ बढ़ा सकें। जी सर। यही हमारा मकसद होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप को इम्प्रूव करने का, ठीक है। सही। अब हम इस सारे मैकेनिज्म को कैसे स्टडी कर सकते हैं? कैसे पता करेगा कि कौन सा एंजाइम या कौन सा जीन और किस जगह इन्वॉल्व है? उसकी डिटेल एनालिसिस हम मेरे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हम यूज करेंगे, और इस सीक्रेट ऑफ लाइफ को ना हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, या इससे काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ना ये एक पेपर है, रिसर्च पेपर है। अच्छा, इस बात के ऊपर सबको समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा है? जी सर। जी सर। एवरीवन इज क्लियर? यूनुस जरा अनम्यूट कर दे यार। अच्छा, मैं ना अब ये जो एक अक्सर ये जो जीनोम वाइड, अब जीनोम वाइड का मतलब क्या है? आजकल दुनिया के अंदर बड़ी वो तरक्की हो गई है कि पूरे जीनोम हुए हैं, क्रॉप्स, ह्यूमन के, एनिमल्स के, टोमेटो के, चिल्ली के, हर पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है। पर ये टोमेटो के अंदर 12 क्रोमोसोम है, और हमें एक एक क्रोमोसोम का पता है, और उसके ऊपर कौन कौन से जीन्स हैं हमें उसका भी पता है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा जी सर। हमारे पास अगर पूरे जीनोम की सीक्वेंस अवेलेबल है तो हमें पता चल सकता है कि एक जीन जो है उसके कितने ऑर्थोलॉग या पैरालॉग, एक टोमेटो के अंदर फर्ज किया एक जीन है, उसकी कितनी कॉपीज है, या कितनी किस लोकेशन के ऊपर है। फर्ज किया क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक है, 2 क्रोमोसोम नंबर 2 पे है, 3 क्रोमोसोम नंबर 5 पे है, फिर चौथा और पांचवा ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 6 पे है। तो ये हमें इजीली पता चल सकता है, ठीक है। लोगों ने क्या किया होगा कि होल जीनोम सीक्वेंस करके, कई वेबसाइट्स हैं वहां पर उन्होंने उसका सीक्वेंस पूरे का पूरा उसको अपलोड किया हुआ है डेटाबेसेस में, ठीक है। हमने क्या करना है कि उनके अंदर से हमने पैरालॉग करने हैं, तो टोटल कितने पैरालॉग्स हैं इस जीनोम के अंदर, फिर उसका प्रमोटर सीक्वेंस का एनालिसिस करना है, उसके इंट्रॉन एक्सॉन्स का एनालिसिस करना है, उससे कौन सी प्रोटीन बनेगी उसका एनालिसिस करना है, और उससे फिर हमें अंदाजा होगा कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। फिलहाल इससे पहले ना मैं आपको ये एक कहानी सुनाने लगा हूं, ये पेपर की, भाई इसको जरा ध्यान से सुनना आप लोगों ने। ठीक है सर। जीनोम वाइड एनालिसिस, जीनोम वाइड का मतलब है जब पूरे जीनोम का एनालिसिस प्लांट स्पेसिफिक डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन फैमिली इन टोमेटो, ठीक है। इसके अंदर ये एक टर्म आई हुई है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या होते हैं सर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन बनने में हेल्प आउट करते हैं। जी अमाद, हाँ उसने सही बताया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। जी सर। ठीक है,
और ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हेल्प करते हैं कि वो सर mRNA के जरिए। वो मैं पहले ये आपको अक्सर मैं ये चीज आपको दिखाता होता हूँ कि जीन जो होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका प्रमोटर, जी सर। ओपन ORF और एक होता है और एक टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर होता है। ये ORF जो है इससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, mRNA। mRNA जो इससे ही मैसेंजर आरएनए बनता है। अच्छा, जो प्रमोटर है वो इसकी हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए बनाने में। जी सर। के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है, वो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है। लेकिन वो कैसे बनाता है कि वो रीजन के ऊपर उसके अंदर कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो वहां जाकर ये बाइंड करता है और साथ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तब जाके ओपन रीडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनता है। प्रमोटर रीजन से एमआरएनए नहीं बनता। एमआरएनए कहां से बनता है? ORF से। ORF से। मोशन समझ आ रही है कि सर बिल्कुल। अंदर स्टार्ट कोडान होता है और स्टॉप कोडान होता है। ORF कहां से स्टार्ट होता है? ATG से स्टार्ट कोडान है, और एंड कहां होता है? स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस हो सकती है। जिस तरह ये वाली सीक्वेंस है, इसके अंदर ये जो है ना ATG से स्टार्ट हो रहा है, TAA पर खत्म हो रहा है, ये है ओपन रीडिंग फ्रेम जो ग्रीन में है। जी सर। उससे पीछे क्या है? ये वाला, ये प्रमोटर रीजन के अंदर टाटा बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, जी बॉक्स होता है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, यहां पर आगे डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करता है, यहां पर कैट वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करता है, यहां पर टाटा के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, तब जाके यहां से ट्रांसक्रिप्शन। मोशन, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। क्या होता है, जो प्रमोटर रीजन होता है ना, प्रमोटर रीजन वो सिर्फ हेल्प करता है। एक्चुअली कौन सा रीजन है जहां से डीएनए से आरएनए बनता है? वो कौन सा है? ORF। ठीक है, ORF से की एग्जैक्ट कॉपी का मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ठीक है, ORF से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए के से फिर प्रोटीन बनती है। बिल्कुल। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। जी सर। अच्छा, लेकिन इनको एक्टिवेट कौन करता है? कैसे पता चलता है कब एक्सप्रेस होना है? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बताते हैं। कौन बताते हैं? जी सर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपनी उन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर नहीं बैठते आके, बल्कि ये एक AAAG, ये एक ना AAAG, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डॉफ, उसकी ये बाइंडिंग साइट है। क्या है? जिस भी प्रमोटर रीजन के अंदर AAAG होगा वही डॉफ से एक्टिवेट होगा। जी सर। सर इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि हेलो। हाँ बताएं बताएं। अच्छा सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है उसका जो स्टार्ट है बेसिकली वो हमारे पास प्रमोटर रीजन के अंदर उसी की बाइंडिंग साइट होती है, वहीं से होना है। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसकी एक बाइंडिंग साइट होती है। जी सर, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर जो मेन रोल है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का है। एग्जैक्टली एक प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के अंदर जो मेन रोल है या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का है। जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता या बनता नहीं से, उस वक्त तक वो उस जीन को एक्टिवेट नहीं होता। वो जीन जो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से एक्टिवेट होना है, वो कैसे होना है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहां से आता है सर? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जी सर। और उसके भी जीन होते हैं, वो एक अलग है कि वो पहले वो बनते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन बन के
फिर वो दोबारा डीएनए के पास आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं और वहां जाकर ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करते हैं। ठीक है मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। बी नॉर्मली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, वो उनकी भी आगे डोमेन्स होती हैं, वो भर के यहाँ पर आगे बाइंड करती हैं AAG के ऊपर। ठीक है, आगे ये मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है यहाँ से, जो ओपन रीडिंग फ्रेम है। अच्छा, फिर दो तरह के ORF के, अच्छा ये ORF है ना, ये प्रमोटर रीजन इसके साथ अटैच है बिल्कुल। जी सर। अच्छा, इसके अंदर जो भी ये अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड की, फर्क एक ये अरेंजमेंट है, एक CAA-T की अरेंजमेंट है। इनको हम इन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। जिस तरह ये वाले AAG क्या है? ये डॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट्स है, इसे हम क्या कहते हैं? डॉक। ठीक है, अब ये टाटा बॉक्स ये है RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, इसके साथ आगे बाइंड करता है टाटा बॉक्स के साथ। ठीक है, इस तरह G बॉक्स, ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसके साथ भी बाइंड करता है। इस तरह डिफरेंट हर जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है, तो उसके अंदर वो स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर जाकर उसने बाइंड करना है। फर्ज किया अगर यहां पर AAG की बजाय यहां पर A की बजाय कोई C आ जाए, तो यहां डॉग बाइंड नहीं करेगा। डॉग जहां बाइंड, और ये जीन नहीं करेगा। ये जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। यहां पर AAA का होना लाजमी है। मेरी बात की समझ? इस तरह हमने क्या चीज मालूम की? एक तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। बात समझ आ गई? वो क्या करते हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? उनके एक रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं, जो कि डीएनए की एक अरेंजमेंट होती है सीक्वेंस की, जो कि प्रमोटर के अंदर होती है। वहां जाकर ये बाइंड करते हैं। जब जहां तब आरएनए पॉलीमरेज इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जी सर। अच्छा, डॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इस तरह ऑक्सिजन, ये ऑक्सिजन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं। भी ऑक्सिजन जब किसी सेल के अंदर जाती है तो ऑक्सिजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, वो फिर जो ऑक्सिजन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो यहां बाइंड करते हैं TGTC। वो जीन जिनके प्रमोटर रीजन के अंदर TGT-CTC होगा, सिर्फ वो ही जीन ऑक्सिजन से एक्टिवेट होंगे। ठीक। अच्छा, फिर पता चला कि अरेबिडोप्सिस के अंदर को 29 जीन ऐसे हैं जिनके प्रमोटर रीजन के अंदर TGT-CTC है सीक्वेंस। इट मीन 29 जीन ऑक्सिजन से एक्टिवेट होते हैं। जिस सेल के अंदर आती है तो ये 29 जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब 29 जीन जब एक्टिवेट होते हैं तो कितनी प्रोटीन्स बनती हैं, फिर उन प्रोटीन फिर आगे कितने केमिकल रिएक्शंस शो करवाते हैं। लेकिन एक्टिवेट को क्या चीज हुई है? सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इस फैक्टर एक्टिवेट ना हो तो क्या होगा कि वो पूरे का पूरा अगला 29 जीन भी एक्टिवेट होंगे, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब ये ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प के लिए दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं सिस एलिमेंट्स। जी सर। कौन से होते हैं? जो ORF के बिल्कुल साथ होते हैं। इस तरह ये AAG, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्लोज काम करते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम के।
बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं ट्रांस का मतलब ये है कि जो किसी और जगह प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैदा जंग में या टोबा डेक्स में होते हैं लेकिन पढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांस स्टूडेंट। जो लाहौर में पैदा हो और लाहौर में पढ़ रहे हो उसे हम उसे क्या कहेंगे? अपनी साइट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही काम करते हैं उसे हम कहते हैं सिस। और वो एलिमेंट जो प्रोड्यूस किसी और जगह हो और काम किसी और जगह जाके करें, जी सर। ट्रांस। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस राइबोसोम में, क्योंकि ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है। राइबोसोम में बनने के बाद ये फिर कहाँ चले जाते हैं? डीएनए के पास, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, वहां जाके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। उसे क्या कहते हैं? सिस एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो डीएनए जो बिल्कुल ओआरएफ के साथ अरेंजमेंट होती है प्रमोटर रीजन के अंदर, उसे हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही होते हैं। जी सर। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये देखिए बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन अब आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। बाय बाइंडिंग टू द प्लांट स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन द प्रमोटर रीजन। समझ आ गई कि ये यस सर। फैक्टर है, कैसे जीन के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये बाइंड होते हैं टू रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन द प्रमोटर रीजन, देयरफॉर एक्टिवेट आर रिप्रेसिंग। समटाइम ये भी हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस भी कर सकते हैं। ये समटाइम एक्टिवेट करते हैं, समटाइम किसी जीन के एक्सप्रेशन को ये डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। अब आपको समझ आ गई व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? ठीक है। यस सर। रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। एग्जैक्टली। अब आपने जो इथाइलिन पाथवे के अंदर जितने भी फंस गए, एसीएस एक जीन है जो कि इथाइलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आपने देखना कि इसका ये किन किन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होता है। वो इस तरह के सॉफ्टवेयर है, वो हमें बता देंगे। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, वहां से हमें अंदाजा होगा कि या जो एसीएस के 10 जीन है पोटैटो के अंदर, अब हर जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है, किस रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस होता है, वो उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स बताएंगी हमें। यहां क्लियर हुआ बात जो मैंने कही है? अगर हम प्रमोटर के अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का एनालिसिस कर ले किसी भी जीन की, उसका एसीएस जीन है हमारे पास जो कि ट्रांसक्रिप्शन, उसके अगर हम प्रमोटर रीजन को हम देखें, हमें उस प्रमोटर रीजन के अंदर ट्रिपल ए जी सीक्वेंस मिलती है, तो हमें पता चलेगा कि ये डॉग से एक्टिवेट होती है। जी सर। सीएस तब बनेगी जब डॉग वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा। जी सर। ये सीक्वेंस के अंदर सर जब ऑक्सीजन का होगा जब ऑक्सीजन बनेगी। जी सर। अच्छा, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का आपने एनालिसिस करना है। पहले तो हमने ये देखना, सबसे पहला काम हमारा ये होगा किसी भी जीन को देखना है पैरालॉग्स कितने के अंदर, किसी भी जीन के पैरालॉग्स कितने हैं। फर्स्ट के ये जो एसीएस है, ये एसीएस 20 बनाना के अंदर, अरेबिडोप्सिस के अंदर 9 है। ठीक है, मेरी बात
तो अब आपने देखना है, पहली तो बात यह है कि पहला जो आपका स्टेप ये है कि हमें ये मालूम करना कि ACS की